हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। CT2 में पेपर 2 का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है। पैसेज में VSEPR थ्योरी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमें पता है, तो ऐसा नहीं है कि पैसेज पढ़ने से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। सीधा हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज बेंट शेप विद वन लोन पेयर। टोटल 4 मॉलिक्यूल गिवन है और आपको ये पता करना है कि कहां पे शेप बेंट है और सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपने पास क्या है, SnCl2। Sn किसका भाई, ये कार्बन का। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे कितने बॉन्ड बनाने हैं। क्लोरीन के साथ बेसिकली 2 बॉन्ड बनाया इसने। 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे Sn के, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ये कितना हो गया, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो सकता है, sp2। और sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर ये शेप नहीं आएगा क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा धक्का लगाएगा, तो बेसिकली यहां पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कैसी शेप आएगी, बैंड शेप। तो बैंड शेप है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, पहला ही आंसर हो गया। तो दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी आंसर यहां पे नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऐसा ही Cl4 सिलिकॉन कार्बन का भाई है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, तो ये बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज होगा। टेट्राहेड्रल शेप है, 4 + 0। अगला अपने पास क्या है, I3+। अब I3+ का स्ट्रक्चर आप देखना। आयोडीन है, आयोडीन सेंट्रल में प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम 7 बॉन्ड तक बना सकता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आयोडीन या हैलोजन जब साइड एटम होता है तो एक ही बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूटिलाइज हो गए। बाकी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 हटा दो, टोटल कितने हो गए, 4। तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और बेसिकली शेप कैसा आएगा, बेंट आएगा। सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट आप देख लो, SO3। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल। तो यहां तो सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, कोई भी लोन पेयर यहां प्रेजेंट नहीं है और बेंट शेप नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बहुत अच्छे से आपने निकाल लिया कि SnCl2 में Sn के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, बैंड शेप। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन में HClO4 और HClO3 बेसिकली क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हैं। इनकी स्ट्रक्चर आपको अगर बहुत अच्छे से आती है तो चारों ऑप्शन में से आप ये पता कर पाओगे कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। और VSEPR थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के आसपास, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, वहीं से ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं उनको कलेक्टिवली, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहीं से मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड होता है। और यहीं से बेसिकली आपको ये चारों ऑप्शन सॉल्व करके दिखाना है। HClO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सी एसिड है, OH तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक एसिडिक प्रोटॉन होता ही है। बाकी 6 बॉन्ड्स है, तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया। HClO3 में क्या होगा, OH, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेसिकली HClO4 और HClO3 का आपने सही स्ट्रक्चर बना लिया। शेप ऑफ A एंड B इज सेम, बिल्कुल गलत है। यहाँ ये sp3 है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। और आपको VSEPR थ्योरी में पता है कि सेंट्रल एटम और साइड एटम में जो बॉन्ड होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ही बॉन्ड पेयर आपको काउंट करना है। क्योंकि बॉन्ड से ज्यादातर मतलब नहीं होगा, ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए आपको एटम पता करना है। अब बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसा थोड़ी कि 2 एटम कनेक्टेड है, एटम तो एक ही कनेक्टेड है। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर या 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। यहां पे कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन एक लोन पेयर है। तो बेसिकली ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा, कैसा होगा, पिरामिडल। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं। नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B टुगेदर इज 7। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 ClO बॉन्ड है A और B को मिला के, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
सम ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन क्लोरीन एटम इन ए एंड बी इज 2। यहां क्लोरीन एटम पर 0 लॉन पेयर है, इस स्ट्रक्चर में 1 लॉन पेयर है, तो ये सम 2 तो नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी। ये भी देख लेते हैं। ए एंड बी बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अराउंड सीएल एटम। बिल्कुल सही बात है। इस सीएल एटम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं उसको और क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। तो यहां पर स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4। कहां पे? HClO4 में। और HClO3 में भी कितना आएगा? 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लॉन पेयर है। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 4। और स्टेरिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है। तो बेसिकली इस तरीके से बोला जा सकता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है, लेकिन शेप कैसा होगा? एक का शेप होगा पिरामिडल, दूसरे का शेप होगा टेट्राहेड्रल। ये दोनों क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए। VSEPR थ्योरी पे बेस्ड है और बहुत इजीली आप इनके आंसर बता सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रियल गैसेस पे बेस्ड है। रियल गैसेस में जो लिक्विफिकेशन फिनोमिना है, जो एंड्रयूज आइसोथर्म आपने पढ़ा है, उसी के ऊपर बेस्ड है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो बेसिकली कैलकुलेशन आपको करना नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। पैसेज में आपको क्या दे रखा है? बेसिकली लिक्विफिकेशन का ग्राफ बना रखा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ए और बी गैस के लिए ए गैस का ग्राफ कुछ ऐसा है, बी गैस का ग्राफ कुछ ऐसा है। कौन से टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे ग्राफ है, आइसोथर्म है। बेसिकली आइसोथर्म है तो पूरे इस कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा। अब अगला इसने क्या बता रखा है? इसका ए गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर TA मान लेते हैं, TC क्रिटिकल टेम्परेचर, और बी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर TB मान लेते हैं। और ये जो प्लॉट यहाँ पे कर्व, ये जो कर्व यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ये बेसिकली T टेम्परेचर पे प्लॉट कर रखा है। आपको ये पता करना है कि T, TA और TB इनमें से ज्यादा कौन हो सकता है। तो चेक कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि T, TA और TB में क्या ऑर्डर होगा, कौन सा टेम्परेचर बेसिकली ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन लिक्विफिकेशन का फिनोमेना बता देता हूं। लिक्विफिकेशन में अपने पास 3 टर्म्स आती है, टेम्परेचर क्रिटिकल, प्रेशर क्रिटिकल और वॉल्यूम क्रिटिकल। टेम्परेचर क्रिटिकल क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो, चाहे वॉल्यूम कितना ही डिक्रीज कर लो, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। और गैस कौन सा होता है? बेसिकली रियल गैस होता है। लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा या वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन केवल कहां हो सकता है? क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है। अब लिक्विफिकेशन के लिए एक आपने कर्व भी पढ़ा है, एंड्रयूज आइसोथर्म। तो आइसोथर्म है मतलब बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम में कर्व होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इस कर्व को अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर बता पाओगे। कर्व कुछ ऐसा होता है कि हायर टेम्परेचर होता है तो बेसिकली गैस का कुछ नेचर आइडियल जैसा होता है। जैसा जैसा लोअर टेम्परेचर होता जाता है तो रियल गैस अपना नेचर दिखाती है बेसिकली, और कुछ इस तरीके से कर्व आता है। और इसके बाद इस तरीके से ये जो पॉइंट होता है यहां पर इसकी स्लोप 0 होती है, dp/dv 0 होता है। और जिस कर्व के साथ ऐसा होता है बेसिकली उस कर्व का जो टेम्परेचर है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर तो पता चल गया, और इस क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम क्रिटिकल। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर क्रिटिकल। अब इसके अगले वाले जो कर्व होंगे जिनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे है, वो कर्व कैसे आते हैं? इस तरीके से। यहां पे स्ट्रेट लाइन होता है, यहां बेसिकली वॉल्यूम ज्यादा है तो रियल गैस कौन सी फेज में प्रेजेंट होता है? वेपर फेज में। यहां पे लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और यहां पे प्योरली लिक्विड होता है। गैस को लिक्विफाई किया जा सका है, लिक्विड। तो ये अपने पास एक जनरल प्लॉट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का, और इस प्लॉट से ही आप पता कर पाओगे कि टेम्परेचर में T, TA और TB कौन सा ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले तो गैस A का बात करते हैं। गैस A के लिए ये जो टेम्परेचर है
या फिर ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में कहीं पे भी dp/dv स्लोप जीरो नहीं हो रहा है, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाला प्लॉट तो हो नहीं सकता, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर का प्लॉट है। तो ये जो टेम्परेचर T है इसकी वैल्यू TA से तो ज्यादा है। एक तो ये आपको पता चल गया। अब गैस B पे आओ। गैस B में ये यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये लिक्विफिकेशन के थोड़ा सा नीचे है। ये जो गैस B का अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर का कर्व हो सकता है जहां पे स्लोप जीरो होती है, उसके नीचे वाले कर्व आपको दे रखे हैं। नीचे वाले कर्व है मतलब कि जो यहां टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T बेसिकली कम है और जो B गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है ये ज्यादा है। तो क्या ऑर्डर अपने पास बन जाएगा? सबसे ज्यादा अपने पास क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ B गैस। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अपने पास क्या होगा? यहाँ पे ये टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस A का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? सबसे कम है, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर T आ जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए ये एक जनरल आपको लिक्विफिकेशन का कर्व पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? एंड्रूज आइसोथर्म। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जहां पर ये बेसिकली ये डोम बना होता है ना इस तरीके से, और जिस कर्व के साथ ये मैच करता है यहाँ पे स्लोप जीरो होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो कर्व है आइसोथर्म है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल हम बता सकते हैं। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे के जितने भी कर्व होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से आते हैं कि इस रीजन के अंदर यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनने लग जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन से आपने पता किया कि टेम्परेचर T, TA और TB में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट, TA सबसे कम है, T इससे ज्यादा है और TB सबसे ज्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोई करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है ये। करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन 4। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पे, प्रेशर करेक्शन टर्म will be more negligible for gas B at T Kelvin। तो will be more negligible, तो किसी ना किसी के साथ तो कंपैरिजन किया है। मोर नेग्लेजिबल एट T मतलब किसके साथ कंपेयर किया है? TB के साथ। यहाँ पे जो प्रेशर करेक्शन का टर्म होगा और यहाँ पे जो प्रेशर करेक्शन का टर्म होगा उसमें से नेग्लेजिबल कहाँ पे आएगा? T पे आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा तीसरा ये भी देख लेते हैं। कर्व फॉर गैस B will be of same shape as for gas A if T is greater than TB। जब टेम्परेचर TB से ज्यादा कर देंगे तो B गैस का जो कर्व है A गैस के जैसा ही हो जाएगा। चेक करेंगे अभी। और गैस A will show same curve या same behavior as of gas B if T is greater than TA। तो इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रेशर करेक्शन टर्म विल बी मोर नेग्लेजिबल फॉर गैस B एट T केल्विन। और ये जो T टेम्परेचर है ये TB क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस B से कम है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है तो बेसिकली लिक्विफिकेशन वाले पार्ट में है, और लिक्विफिकेशन वाले पार्ट में वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। प्रेशर करेक्शन टर्म क्या होता है? AN²/V²। वॉल्यूम अगर कम होगा तो ये पर्टिकुलरली टर्म क्या हो जाएगी? ज्यादा। इन्होंने क्या बोल रखा है? मोर नेग्लेजिबल। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। गैस B का जो कर्व है वो गैस A के जैसा ही हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T वेयर T इज ग्रेटर देन TB। तो बताइए TB पे यहाँ पे लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट होता है, और अगर आपने कोई टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा ले लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चूज कर लिया जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ B से ज्यादा है, तो बेसिकली ऊपर वाले पार्ट में आओगे। ऊपर वाले पार्ट में आओगे तो जो गैस B का कर्व है वो गैस A के जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। गैस A विल शो सेम कर्व एज दैट ऑफ गैस B इफ T इज ग्रेटर देन TA। तो बिल्कुल गलत बात है। यहां पे ये गैस A है
और गैस ए का मान लो कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे ही होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर का अगर टेम्परेचर आप सेलेक्ट करोगे तो ये बेसिकली ऊपर वाला कर्व ही शो करेगा, नीचे वाला कर्व गैस बी के जैसा तो शो नहीं कर सकता। गैस बी के जैसा कर्व अगर शो करना है तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आना पड़ेगा, और गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, टी है, तो टीए से अगर नीचे टेम्परेचर टी रहेगा तब जाके गैस ए का कर्व गैस बी के कर्व के जैसा हो सकता है। लेकिन अगर टीए से ज्यादा टी है तो गैस ए का कर्व और ज्यादा आइडियल नेचर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी गलत हो गया। तो इन तीनों स्टेटमेंट में केवल एक ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। रियल गैसेस में अगर लिक्विफिकेशन का फिनोमेना आपको अच्छे से पता है तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप बता देते, कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। अब कोई पैसेज बेस्ड यहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा, और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डेनियल सेल आपको बनाना है। डेनियल सेल बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और डेनियल सेल में अपने पास एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो ये जिंक हो गया, नीचे क्या होगा Zn2+, इधर क्या होगा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये एनोड बनाना होता है या कैथोड बनाना होता है, और यहां पे क्या होगा कॉपर 2+, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे या सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो। Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.1 मोलर, और Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.9 मोलर। और क्या बता रखा है, ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है जब इस सेल का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आ जाए। ई सेल अगर 1.1 वोल्ट होता है तो ये सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी चेक कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये सेल डिस्चार्ज है या ये चार्ज है, मतलब कि करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इसके आगे वाले ऑप्शन आप देखिए, देन इट इज चार्ज्ड बाय रिवर्सिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस बाय पासिंग 0.6 फैराडे चार्ज, अस्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपको ये सब बताना है। और आपको ई नॉट का वैल्यू दे रखा है Zn2+, ई नॉट Cu2+, -0.34 वोल्ट, ये दे रखा है 0.76 वोल्ट, 2.303 RT/F, ये वैल्यू आपको अज्यूम करना है 0.06, log 2 का वैल्यू अज्यूम करना है 0.3। अब क्वेश्चन को आप वापस से अच्छे से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझा देता हूं कि एक डेनियल सेल बना रखा है, इस डेनियल सेल में कॉपर 2+ और Zn2+ का कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, और आपको ये बता रखा है कि ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है जब इस सेल का सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट हो जाए। तो फिलहाल ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, इस प्रेजेंट कंडीशन में सेल चार्ज है या डिस्चार्ज है वो अभी निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करो। कितना करंट फ्लो करना है, 0.6 फैराडे। तो 0.6 फैराडे करंट फ्लो करने के बाद ये सेल वापस से चार्ज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में Zn2+ और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये हमें निकालनी है। और सारे जो पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स में आपको यही निकालना है। जैसे कि मान लो कि ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, अच्छे से चेक करना। Zn2+ या कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन ही आपको दे रखा है। ये कितना दे रखा है कि 1 मोलर हो जाता है when EMF of cell is 1.1 वोल्ट, मतलब कि सेल जब ये डिस्चार्ज हो गया तब Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया। ऐसा स्टेटमेंट आपको दे रखा है। चेक करेंगे अभी सारे स्टेटमेंट में, आप एक बार लिख देते हैं यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ 0.5 मोलर जब EMF कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, निकालेंगे। EMF ऑफ सेल जस्ट आफ्टर चार्जिंग, EMF ऑफ सेल जस्ट आफ्टर चार्जिंग, डिस्चार्ज होने के बाद जब वापस से चार्ज किया, चार्ज किससे कर रहे हैं, 0.6 फैराडे चार्ज से। EMF ऑफ सेल जस्ट आफ्टर चार्जिंग इज 1.118 वोल्ट। चेक करना पड़ेगा सब। और जस्ट आफ्टर चार्जिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ बिकम्स 0.8 मोलर जस्ट आफ्टर चार्जिंग। अब देख लेते हैं, प्रेजेंट कंडीशन पे ध्यान देते हैं। प्रेजेंट कंडीशन में बेसिकली ई सेल अपने पास कितना है, तो ई सेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय n log Q। सबसे पहले सेल का सेल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तभी रिएक्शन क्वेश्चन Q की वैल्यू आप बता सकते हो। तो ये एनोड है, एनोड में क्या होगा,
ऑक्सीडेशन होता है जिंक सॉलिड से कहां जाएगा, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर वाला कैथोड है, रिडक्शन होता है तो कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चला जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो यहां से अपने पास इक्वेशन क्या आ रहा है, जिंक सॉलिड कॉपर सॉलिड से तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि प्योर सॉलिड का एक्टिविटी तो क्या होगा, 1 होगा। तो सिंपली मैं आयंस की फॉर्म में लिख देता हूं कॉपर 2 प्लस एक्वस और इससे कहां जा रहे हैं, जिंक 2 प्लस एक्वस में। तो क्यों कितना आ जाएगा, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये क्यों आ जाएगा और इस क्यों की जरूरत हमें पड़ेगी। एन इक्वल टू अपने पास कितना है 2, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और इधर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ई नॉट सेल कितना होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ये एसओपी दे रखा है Zn2 प्लस, तो एसआरपी कितना हो जाएगा बेसिकली -0.76 और Cu2 प्लस एसओपी दे रखा तो एसआरपी कितना हो जाएगा 0.34 वोल्ट, जस्ट ऑपोजिट। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, दिस माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट ही आ जाएगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि डैनियल सेल का जो ईएमएफ होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नॉट सेल जिसको हम बोलते हैं, वो 1.1 वोल्ट ही होता है। -0.06 लॉग है ना, डिवाइडेड बाय 2 लॉग क्यू कितना है, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसका है 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। 1/9 कितना हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 मतलब कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। तो ये बेसिकली ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ रहा है। सेल अभी चार्ज्ड है, अभी ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा सेल हो जाएगा अपने पास, ये गैल्वेनिक सेल हो जाएगा जो बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये चार्ज है तो करंट प्रोड्यूस करता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज कब हो सकता है, जब ई नॉट सेल की वैल्यू ई सेल की वैल्यू के बराबर हो जाए। ऐसा इसी ने बता रखा है कि जब इस सेल का सेल पोटेंशियल 1.1 हो जाए तो 1.1 और 1.1 ये कितना हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट कंडीशन आपको बतानी है कि जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो कॉपर 2 प्लस और Zn2 प्लस का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉपर 2 प्लस इससे कहां जा रहे हैं, Zn2 प्लस में। इनिशियल अगर बात करें तो ये कितना है 0.9 मोलर, ये कितना है 0.1 मोलर। अब सेल जब डिस्चार्ज हो गया तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब Q कितना हो जाए 1। क्यों 1 कब हो सकता है, जब कॉपर 2 प्लस और Zn2 प्लस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। तो डिस्चार्ज होगा तो कॉपर 2 प्लस से Zn2 प्लस की तरफ जा रहे हैं। लेटर से कि इसमें से x मोल अगर यहां से गए तो इसके भी कितने बनेंगे, x मोल ही बनेंगे। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0.9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 0.8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4। 0.9 में से 0.4 मोल जब यहाँ पे डिसोशिएट होंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सॉरी यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे वो कौन देगा, Zn2 प्लस ही देगा। 0.4 जब इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो बेसिकली उसका जो 0.4 Zn है वो डिसोशिएट होना चाहिए, Zn2 प्लस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 0.5, ये भी कितना हो गया 0.5। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, क्या बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कितना हो गया 1। लॉग क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1, तो सॉरी लॉग क्यू का वैल्यू 1 है तो ये कितना हो गया 0। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 1.1। और यही हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जब ई सेल का वैल्यू 1.1 हो जाए तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब सेल डिस्चार्ज हो गया मतलब कि सेल का जो ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट हो गया, तब Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.25, ये सही है। पहला ऑप्शन क्या है, When EMF of cell is 1.1 वोल्ट तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, बिल्कुल गलत है। Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है 0.5 मोलर ही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, EMF of cell just after charge is 1.118 वोल्ट। सेल को चार्ज करने के लिए 0.6 फैराडे इतना चार्ज इस सेल में से पास किया जा रहा है। तो जब ये चार्ज सेल में से पास किया जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद फाइनली कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है। तो यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा कि जब आप चार्ज करोगे सेल को, डिस्चार्जिंग की बात नहीं है, जब चार्ज करोगे सेल को तो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, और ये सारा कुछ हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है।
जब अपने पास सेल डिस्चार्ज होता है, मतलब कि सेल जब वर्क करता है, तो वर्क करता है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऐसा नहीं है कि सेल को जब हम चार्ज करेंगे, मतलब जब सेल वर्क नहीं करता है, जब सेल को चार्ज करेंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कैथोड पे रिडक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे चार्जिंग का केस हो चाहे डिस्चार्जिंग का केस हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। लेकिन आप ध्यान से देखना कि जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे एनोड अपने पास कौन था, जिंक। तो जिंक से क्या बन रहा था, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2+, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा था, कॉपर। तो कॉपर का तो क्या हो गया था, बेसिकली रिडक्शन, और जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस सेल के अंदर हो रहा है। यहां से जितनी भी केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद सेल डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद इस सेल को हमें चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट सेल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको करवाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो चार्ज हम पास कर रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या करेगा, कॉपर का तो ऑक्सीडेशन कर देगा और जिंक का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। केवल इतना आपको ध्यान देना था। ये अगर आपको पता है तो उसके बाद थर्ड पॉइंट को आप निकाल सकते हो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसको निकाल लेते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाना है और जिंक का रिडक्शन करवाना है। प्रेजेंट टाइम पे जब सेल डिस्चार्ज है तो कॉपर 2+ और जिंक 2+, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, दोनों कितना प्रेजेंट है, 0.5 मोलर। तो कॉपर 2+, सॉरी कॉपर सॉलिड से क्या बनाना है, कॉपर 2+, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, और जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहां चला जाएगा, जिंक सॉलिड में, इसका रिडक्शन करवाना है। कितना चार्ज अपने पास, 0.6 फैराडे। तो 0.6 फैराडे का मतलब क्या होता है, 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, जब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो कॉपर 2+ कितना बनता है, 1। तो 0.6 मोल से ये कितना बन जाएगा, 0.3। ऑलरेडी कॉपर अपने पास कितना है, 0.5, 0.3 और बन गया, तो कॉपर 2+ हो गया 0.8 मोलर। आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास ऑलरेडी कितना है, 0.5 मोलर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, जिंक में चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना है, 0.6 मोलर, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 1 कंज्यूम होता है। 0.6 के लिए कितना कंज्यूम होगा, -0.3। तो ये बेसिकली कितना बचेगा, 0.2 मोल ऑफ Zn2+। तो आपको ये भी पता चल गया कि Zn2+ के कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉपर 2+ की कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है जस्ट आफ्टर चार्जिंग। तो जस्ट आफ्टर चार्जिंग ये कितना हो गया, 0.8 मोलर। फोर्थ ऑप्शन भी सही हो गया, पहला गलत था, दूसरा सही है, चौथा सही है, थर्ड आप चेक कर लो। ईएमएफ ऑफ सेल जस्ट आफ्टर चार्जिंग इज 1.118 वोल्ट। तो बताइए ईएमएफ कितना होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 ही है, लॉग क्यू। ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्यू कितना होगा। सेल रिएक्शन तो वही है, सेल रिएक्शन कहाँ है अपने पास, कॉपर 2+, जिंक 2+। तो ये अपने पास सेल रिएक्शन हो गया। तो Zn2+ डिवाइडेड बाई कॉपर 2+ कितना है, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना हो गया, 1/4। 1/4 ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log 4। log 4 कितना होता है, 2 log 2। ये गया, ये अपने पास हो गया, सॉरी हाँ 0.06 log 2, तो log 0.3 होता है। log 2 कितना होता है, 0.3, 6 18 प्लस 0.018 कंबाइन करेंगे तो 1.118 वोल्ट। तो सारे ऑप्शन आपने अच्छे से चेक कर लिए। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ईएमएफ ऑफ सेल जस्ट आफ्टर चार्जिंग इज 1.118 वोल्ट, इतना ही अपना है। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर अपने पास क्या हो गए, 2, 3, 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों फिनोमिना आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली चार्जिंग वाले पे ज्यादा फोकस आपको करना है, क्योंकि चार्जिंग के समय जो इलेक्ट्रोड है वो एक्सचेंज हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का। डिस्चार्जिंग में जब ऑक्सीडेशन होता है तो चार्जिंग में उसका रिडक्शन होता है।
और अगर डिस्चार्जिंग में किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है तो चार्जिंग में उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड चेंज हो जाता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। बाकी एनोड आप किसको बोलोगे जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड आप किसको बोलोगे जहां पर रिडक्शन होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से आपको इसको वापस से देखना भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी पॉजिटिव इफ। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। इन्होंने क्या बोला है कि पॉजिटिव कब हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास 6 नंबर पे, ये अपने पास पॉजिटिव आना चाहिए और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चारों ऑप्शन में बेसिकली आप मैच कर लेना कि कहां पे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है। मैं बस आपको मेथड बता देता हूं। तो बताइए, हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड है वो बना भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां से हाइड्रोजन गैस आता है, यहाँ प्लैटिनम का वायर लगा हुआ है, तो ये बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड का बात हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये बेसिकली यहाँ पे केवल चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम कर रहा है। सेल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सेल रिएक्शन में केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन गैस और H+ आयन। तो H2 से 2H+ आयन या 2H+ से H2 गैस। यहाँ रिडक्शन की बात है तो आप इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखो, H2 गैस। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। हमें क्या करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव करना है। रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि रिएक्शन की कंडीशंस आपने चेंज कर दी है। कंडीशंस आप चेंज कर दोगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना कंसिडर करके चला जाता है, 0। अब पॉजिटिव कब हो सकता है, तो बताइए, नास्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नास्ट इक्वेशन हम फुल सेल या हाफ सेल किसी के लिए भी लगा सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल, या उसको क्या बोल देता हूं मैं, ऐसा करता हूं E लिख देता हूं। E इज इक्वल टू कितना हो गया, E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n log Q। ये तो अपने पास 0 है और ये टोटल वैल्यू आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। मतलब Q का वैल्यू कितना आना चाहिए, <1। तो Q का वैल्यू <1 कब आ सकता है, हाइड्रोजन गैस। बताइए Q कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन रेस्ट टू पावर 2। और ये वैल्यू अगर <1 आ जाता है तो ये वैल्यू कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन सही आएगा, पहले ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इधर लिखा हुआ है और इधर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। ये है 1 1 2 2, इधर कितना है 2 1 1 और यहाँ पे वापस से कितना आ गया 2। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रेस्ट टू पावर 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। मतलब कि ये अपने पास <1 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 0 हो गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, 0। ये नहीं चाहिए, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमें। यहाँ पे वापस से कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, ये भी नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर अपने पास कितना है 2 और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 2, अगेन <1 है। तो ये ऑप्शन भी आंसर होगा। पहले और चौथा, इन दोनों ऑप्शन के लिए हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट बन सकता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ORM1 और ORM2 में आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं केवल वहीं से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। तो ORM1 में आपने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करोगे तो C सिंगल बॉन्ड O में ही जाएगा। और ORM2 में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपने देखा है कि अल्कीन में वाटर ऐड करने से अल्कोहल बनता है। तो यही सारी रिएक्शंस हमें दे रखी हैं। कहां पर 3 डिग्री अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, तो पता कर लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ORM1 और रिडक्शन रिएक्शन है
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ईथर सॉल्वेंट के साथ यूज किया जाता है। इसके बाद रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ये अपने आप ही सेल्फ अंडरस्टूड होता है, केवल आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा LiLH4। तो यहां से आपको क्या मिलता है, हाइड्राइड डोनर है तो H- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वाटर में से H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ऑलरेडी हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल मिला है, 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए। इसका करना है, HBO के आपको रिएजेंट दे रखे हैं, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से एडिशन ऑफ वाटर होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में आप ऐड कर दो H+ और OH- को, तो यहाँ पे बेसिकली OH- आना चाहिए मार्कोनिकॉफ में, तो अभी यहाँ पे H+, यहाँ पे OH-, 1 डिग्री अल्कोहल गलत। अगला अपने पास क्या है, COCl2 है, और फॉस्जीन गैस की रिएक्शन किससे किया है, CH3MgBr ईथर, ये एक्सीस में आपको दे रखा है, और उसके बाद एक्वस NH4Cl। एक्वस NH4Cl का मतलब क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट है, एक्वस कंडीशन है, मतलब कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये एक्सिस में दे रखा है, CH3- अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो SN2TH ये बन गया, अभी भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, फिर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, वापस से लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो 2 टाइम तो यहाँ पे SN2TH हो गया, जिससे कि अपन ने क्या बना दिया, एसीटोन, अल्कोहल अभी नहीं बना है। इसके बाद अपन को क्या करना है कि ये जो एसीटोन मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, और फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट अल्कोहल बना के छोड़ता है ये CH3- फिर अटैक करेगा, इस बार क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो 3CH3 यहाँ पे आ गया, O-, वाटर से H+ निकाल लिया, 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में मिल गया, चौथा आप देखो, फोर्थ रिएक्शन क्या दे रखा है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर, H+ H2 डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो डाइल्यूट एसिड में H+ इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा, पूरी रिएक्शन ही बता देता हूं, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है, फिलहाल कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, फाइनली न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, तो कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अपने पास क्या है, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, अल्टीमेटली यहाँ से ऐड कौन होता है, OH- ही ऐड होता है, तो ये भी क्या हो गया, आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो फोर्थ ऑप्शन में भी 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 3 और 4 इस क्वेश्चन के आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे हैं पेपर में, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, वही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था अभी तक। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ORM2 की बात हो गई, बेंजीन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ARSE रिएक्शन होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो ये पॉइंट्स आप बेसिकली बहुत अच्छे से बता सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्या है, बेंजीन रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, वापस से पूरा ही बता देता हूं ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया, तो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इसको क्या बोलता है, एरेनियम आयन कार्बोकेटाइन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आप बोलो। तो पहला तो सही हो गया, दूसरे पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो पहला स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगले स्टेप में तो क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, बेस वहां से H+ को रिमूव करेगा, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, वापस से यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिल गए। सेकेंड स्टेप फास्ट होता है, नाइट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें आरडीएस स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रेशन में, क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में, ये जो पहला स्टेप है यही आरडीएस होता है, और सल्फोनेशन और आयोडोनेशन में ये सेकंड स्टेप आरडीएस होता है, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन। नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को वापस से आप रिवाइज कर लेना, और वो ऑब्जर्व होने का केवल एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेप आरडीएस होता है। ये भी सही है, नाइट्रेशन के लिए फर्स्ट स्टेप आरडीएस है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन नाइट्रेशन प्रोसेस ऑफ बेंजीन, बिल्कुल गलत।
फोर्थ, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल। ये तो आपको पता ही है कि सल्फोनेशन बहुत ही अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बनाने का रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इससे क्या बनता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यही बनता है। यहां से आपको क्या मिलेगा, SO3 इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैच होगा, अल्टीमेटली SO3 पे H+ अटैच होगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। अब इसको रिवर्सिबल आपको करवाना तो क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना है। तो केवल आपको वाटर ऐड करना है, मतलब कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। डाइल्यूट का मतलब पानी खूब सारा है, एसिडिक मीडियम मेंटेन करना है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वापस से क्या मिल जाएगा, बेंजीन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगला हम आ जाते हैं, अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं पैसेज बेस्ड नहीं है, मल्टीपल करेक्ट है। ये आपसे पूछा है कि कौन से पर्टिकुलर रिएक्शन में पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं बन रहा है। पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाने के लिए इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर पे, तो ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से अटैक कर सकता है। दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, तभी यहाँ पे एनेंशियोमर हमें मिल सकता है। तो आपको बेसिकली इन चारों रिएक्शन में से देखना है कि कहां पे इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, इनेंशियोमेरिक पेयर। तो बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। तो फर्स्ट है अपने पास, यहां पे पाई बॉन्ड है, इधर CH3 है, H है, ये ऊपर है बेसिकली HBr। कहां पे इनेंशियोमेरिक पेयर कंसीडर मेजर प्रोडक्ट डू नॉट रिजल्ट इन इनेंशियोमेरिक पेयर। तो बहुत सिंपल है, HBr के साथ एल्कीन का रिएक्शन करना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। ये पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, H+ को, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन इधर माइग्रेट करेगा। तो कार्बोकेटाइन जब इधर माइग्रेट करेगा 3 डिग्री पे, तो यहां से किसको जाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। सबसे पहले हाइड्रोजन ही माइग्रेट होता है। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना दिया, इस पे Br- का अटैक करवा दो। फाइनली आप यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाओगे तो वो गलत है, क्योंकि दो प्रोडक्ट होंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं बनेगा, C2H5 C2H5। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं मिल रहे हैं। तो पहला तो आंसर हो गया। अब सेकंड पे आ जाते हैं। CH3H काफी लंबा चौड़ा इस तरीके से, और HBr के साथ इसका रिएक्शन करना है। पूछा है कि यहाँ पे एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। अगेन वही, पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अपने पास विदाउट लॉन पेयर है। तो विदाउट लॉन पेयर H+ इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट के चांसेस होता है। रीअरेंजमेंट के चांसेस है, इसीलिए मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। तो H+ यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे 3 डिग्री पे चला जाएगा, यहाँ से H माइग्रेट करेगा। अब इसके ऊपर क्या करेगा, Br- अटैक करेगा। तो बेसिकली दो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद ये कार्बन कायरल होगा, C2H5 C3H7 Br और CH3। तो यहां से इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो अभी तक तो केवल पहला आंसर है। थर्ड, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पे अपने पास H है, फिर CH3 है। रिएक्शन किससे किया है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR। तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन में भी विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो जहां पे बेसिकली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, वहीं पे H+ और Br- को अटैच कर दो। ROR की प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। तो कैसे याद कर रखा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ फिशन में आप अटैच करो तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, देखना। जहां पे रिएक्शन नहीं हुई उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पे क्या अटैच होगा, H+, इधर क्या अटैच होगा, Br, एंटी मार्कोनिको फैशन में। तो Br आप वैसे ही अटैच कर दो, क्योंकि कोई कायरल कार्बन तो बन नहीं रहा है। तो प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। इस कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत कर देना। ऐसा मत सोच देना कि सर यहाँ पे कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन के अबाउट आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन कभी हुआ ही नहीं ना। ये जिस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करके दे रखा था, उसी तरीके से वापस आपको बनाना है। तो यहाँ पे भी इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं मिल रहा है। तीसरा आंसर भी हो गया। और फोर्थ अपने पास लास्ट, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं।
कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करके दे रखा है, HBO के रिएजेंट आपको दे रखे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ वाटर होता है, H+OH- अटैच करना है, एंटी मार्कोनिको फैशन में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, तो ये CS3 ये H एंटी मार्कोनिको फैशन में अटैच करना है, तो यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, इधर OH अटैच हो जाएगा, कोई कायरल कार्बन नहीं बन रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, 2 और 4, सॉरी 1, 3 और 4। इन तीनों ऑप्शंस में बेसिकली जो रिएक्शंस आपको दे रखी है, यहाँ पे इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं बन रहा है और सेकंड ऑप्शन में इनेंशियोमेरिक पेयर बन रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, ये अपने पास इनऑर्गेनिक का आ गया और सिलिकॉन्स जो आपने पढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन्स आपने पढ़े थे सीलेंस वगैरह में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले सिलिकॉन को बनाने के लिए SiCl4 का यूज करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, RMgx से, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है, तो एक बार R अटैच हो गया, एक बार R अटैच हो गया, फिर OH- अटैच हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनता है और उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का एसिडिक कंडीशन में अगर हीट किया जाए तो कंडेंसेशन के बाद एक पॉलीमर टाइप बनता है, उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वगैरह बोलते हैं। सिलिकॉन हाईली थर्मली रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होता है, तो इसका यूज हम बहुत अच्छी जगह पे करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलिकॉन का यूज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये थर्मली रेजिस्टिंग होता है। पहले सिलिकॉन हम बना तो लेते हैं, कंप्लीट इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। PHMgBr से ये रिएक्शन कर रहा है और ऐसा दे रखा है लिटिल अमाउंट। लिटिल अमाउंट का मतलब हो गया कि बहुत कम, 1 मोल मान लेते हैं। ये इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये क्या बन गया, PHClI3 और ये बन जाएगा MgBr पॉजिटिव, Cl- वहां से रिलीज हो गया। आगे देखो, अगेन लिटिल अमाउंट, तो एक बार वापस से PH- अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप Cl- लीव कर गया, तो सेकंड अपने पास क्या बन गया, PH2 SiCl2। तो ये हो गया था अपने पास P, ये हो गया Q। अगली रिएक्शन किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या डोनेट करता है, हाइड्राइड डोनर होता है, H- अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को हटा देगा, एक्सिस में दे रखा है तो सारे लीविंग ग्रुप हटा देगा ये, तो PH2 SiH2 ये बन जाएगा। इसको क्या बोला गया है, R की रिएक्शन इन्होंने वाटर के साथ किया है, थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा, इन्होंने हीट नहीं दे रखा है लेकिन मैं बता देता हूं कि हीट तो करना पड़ेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, SO2 और T यहाँ पे गैस है। अब PQRST के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो बना लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि SO2 बोथ इनफ्लेमेबल है। पहले आप ये बनाओ तो सही, ये R बन गया, R के बाद SO2 क्या बनेगा, तो PH सिलिकॉन, PH H वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, कंडेंसेशन होगा, तो ये सब एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, OH हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगा और ये सारी यूनिट्स हैं जो एक दूसरे से कंबाइन होती चली जाएंगी। कंबाइन होने के बाद एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से लीनियरली भी कंबाइन होगा। ये पीएच को बेसिकली यहां लगाना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि लीनियरली कंबाइन हो सकता है। तो एक पॉलीमर बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। थर्मली रेजिस्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिंग होते हैं। तो ये तो अपने पास बन गया, और एक अपने पास हाइड्रोजन गैस, गैस कौन सा है, टी, तो ये हो गया टी और ये हो गया एस। अब स्टेटमेंट आप देखिए, एस एंड टी बोथ आर इनफ्लेमेबल। हाइड्रोजन गैस तो इनफ्लेमेबल होती है, लेकिन ये इनफ्लेमेबल नहीं होता है। इनफैक्ट इनफ्लेमेबल का जस्ट ऑपोजिट है, थर्मली रेजिस्टेंट होता है, आग नहीं लगती है इसमें। ए इनकरेक्ट। बी, एस एंड टी बोथ आर वाटर सॉल्युबल। ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता, इनफैक्ट मॉइस्चर को ये रिपेल करता है, तो उसमें भी यूज होता है इसका। दोनों ही वाटर सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोजन गैस भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। एस कंटेन्स एग्जैक्टली 4 टाइप ऑफ एटम्स। 4 टाइप ऑफ एटम्स है क्या, क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। बिल्कुल 4 टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, सी करेक्ट हो गया और बी भी करेक्ट ही था, बोथ आर वाटर इनसॉल्युबल, एस एंड टी। टी इज अ हाइड्रोकार्बन, टी हाइड्रोकार्बन नहीं है, टी यहां पे हाइड्रोजन गैस है, तो डी भी अपने पास इनकरेक्ट हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे भी अपने पास बेसिकली कार्बन फैमिली का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन था सिलिकॉन्स का, वो रिवाइज हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो इनफैक्ट बताने पे भी शर्म आ रही है। BIN बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो यहां पे कुछ ऑक्सी एसिड्स हमें दे रखे हैं, ऑक्सी एसिड्स के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। ऑक्सी एसिड कौन से हैं? कार्बन का ऑक्सी एसिड होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड इसका नाम है। नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है, क्लोरीन का है, सल्फर का है। क्लोरीन का कितना है? HClO2, तो इसके नीचे जस्ट HClO होता है, तो ये हो गया अपने पास क्लोरस एसिड। एक हो गया H2SO5, तो ये क्या है? H2SO4 प्लस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको क्या बोलेंगे? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोस एसिड। और अपने पास एक और क्या है? H2N2O2, तो ये एक डाइमर होता है। किसका डाइमर होगा? करके देख लो, HON इसका डाइमर है। नाइट्रोजन का एक ऑक्सी एसिड जो होता है, एक तो ये होता है +5 में, +3 में ये होता है, और +1 में होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसीलिए अनस्टेबल है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोनाइट्रस एसिड। अस के नीचे क्या आता है? हाइपोनाइट्रस एसिड। लेकिन हाइपोनाइट्रस एसिड मोनोफर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, डाइमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसको बेसिकली आप डाइमर करोगे तो क्या करेगा? ये इसी के साथ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, दोनों नाइट्रोजन एटम का वैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब चारों स्टेटमेंट आप देखिए। H2CO3 इज एसिड ऑफ कार्बन, करेक्ट नेम इज कार्बोनिक एसिड, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी, करेक्ट नेम ऑफ H2N2O2 इज हाइपोनाइट्रस एसिड, बी भी ऑप्शन करेक्ट है। HClO2 इज पर क्लोरिक एसिड ऑफ क्लोरीन, सी गलत है बेटा, ये अपने पास क्लोरस एसिड होता है। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO5, बिल्कुल ये भी सही है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसको क्या बोलेंगे? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ए बी डी ये चारों, सॉरी ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और बाकी का जो एक स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये IUPAC से रिलेटेड है, करेक्ट IUPAC नेम आपको दे रखे हैं, स्ट्रक्चर दे रखी है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6। एक स्ट्रक्चर और है 1 2 3, एक कार्बन है 1 2, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर है CHO Cl, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 1 1 2। हेक्स 3ene 2 on, हेक्स 3ene 2 on, इसी तरीके से लिख रहा हूं मैं। तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग स्टार्ट आपको करनी है, 2 on 3ene, ये तो सही है। आगे आते हैं 4,4 डाइमिथाइल पेंट 1ene, 4,4 डाइमिथाइल पेंट 1ene, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंट 1ene है, 1 2 3 4, 4,4 डाइमिथाइल, ये भी सही है। अगला क्या है? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, तो 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास प्रिंसिपल कार्बन चेन है। प्रिंसिपल कार्बन चेन से ये जो एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या नाम होगा इसका? कार्बल्डिहाइड होगा, क्योंकि इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। इन्होंने क्या लिख रखा है? एल्डिहाइड, गलत है, कार्बल्डिहाइड पूरा लिखना चाहिए। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब क्या हो गया? 6 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की चेन है, तो हेप्टेन आना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाइड्रोजनेशन और मोनोक्लोरिनेशन, ये दोनों प्रोसेस तो हमें बहुत पहले से आता है। हाइड्रोजनेशन किसका होता है? एल्कीन और अल्काइन का। हाइड्रोजनेशन करने के बाद क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। मोनोक्लोरिनेशन किसका होता है? एल्केन का। तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब यहां पे आपके पास क्या दे रखा है? एक रिएक्शन दे रखा है, ये एक कार्बन एटम है बीच में, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, हाइड्रोजनेशन करना है निकल की प्रेजेंस में, Y मिलेगा Cl2H न्यू, तो Y अपने पास क्या होगा? एल्केन ही होगा। Cl2H न्यू के साथ रिएक्शन करेंगे तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको बनाने हैं।
स्टेटमेंट जो दे रखे हैं फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ABCD पहला स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना आप। रिएक्टेंट X हैज 4 पोजिशनल आइसोमर इंक्लूडिंग X इटसेल्फ। ये X अपने पास पोजिशनल आइसोमर इसके कितना है, टोटल 4 है। तो ये अपने पास एक ढांचा हो गया। इसमें पाई बॉन्ड का वेरिएशन आप करवा दो, तो पाई बॉन्ड का वेरिएशन करवाने से क्या 4 पोजिशनल आइसोमर बन सकते हैं क्या, ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। टोटल 4 डिफरेंट पोजिशन है, तो 4 पोजिशनल आइसोमर X के, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन पे आ जाओ। हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ Y हैज 3 पोजिशनल आइसोमर। इसका हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो तो एल्केन आ जाएगा। अब इसके 3 पोजिशनल आइसोमर हैं। पोजिशनल आइसोमर बनाने के लिए किसी ना किसी का पोजीशन आपको डिफरेंट करना होता है, या तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फिर अपने पास सबस्टेंट है या पाई बॉन्ड वगैरह का पोजीशन डिफरेंट करना है। पाई बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल एक ये सबस्टेंट है, तो इस चेन को मेंटेन करना है। और सबस्टेंट CH3 का पोजीशन आपको अलग करना है। 2 पे लगा रखा है, 3 पे लगा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे तो वापस 2 आएगा। केवल 2 ही पोजिशनल आइसोमर होंगे, गलत। 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड विच आर ऑल पोजिशनल आइसोमर। 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये Y बना है, ये 1 डिग्री अलग है, ये 1 डिग्री अलग है, तो यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं। ये दोनों 1 डिग्री अलग अलग नहीं है, सेम है, यहाँ अटैच नहीं कर सकते हैं। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री बिल्कुल अलग है, और ये 3 डिग्री है। 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है, ये भी गलत हो गया। 2 अल्काइन कैन गिव Y ऑन हाइड्रोजनेशन। 2 अल्काइन कैन गिव Y ऑन हाइड्रोजनेशन, तो Y अपने पास ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसको कौन सी अल्काइन से बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन के बाद, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस अल्केन में ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट कर देना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा तो वापस से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ नहीं सकता, वरना इस मिडिल कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो एक तो ये अल्काइन हो सकता है और एक ये अल्काइन हो सकता है। इन दोनों का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये अल्केन आपको मिल जाएगा। 4th ऑप्शन भी करेक्ट है, A और B ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, बाकी दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन बोरॉन फैमिली का क्वेश्चन है, B2H6 की रिएक्शन है और बहुत फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा है कि जो भी स्टेटमेंट बता रखे हैं उनमें से करेक्ट आपको ढूंढ के निकालना है। B2H6 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अपने पास ब्रिज बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोजन इस बोरोन का, ये हाइड्रोजन इस बोरोन का है, और यहां पे बेसिकली 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन किससे किया है, 2NH3, स्मॉल मॉलिक्यूल है ना। वैसे इसके रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो आपको पता है कि NH3 का रिएक्शन अगर B2H6 के साथ करेंगे, फाइनली इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है। लेकिन उसके पहले इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन किया है। पहले आपको क्या दे रखा है, स्लोली हीटिंग, फिर उसके बाद हीट। तो फाइनली तो आपको B3N3H6 मिलना ही है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। स्ट्रक्चर आपको पता ही है इसका। लेकिन स्लोली जब हीट करेंगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। वो क्या हो सकता है कि B2H6 का क्लीवेज आपने पढ़ा है, स्मॉल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हेट्रोलिटिकल क्लीवेज या होमोलिटिकल क्लीवेज किस तरीके से होता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये NH3 बेसिकली एक ही बोरोन एटम पे अटैक कर सकता है, तो हेट्रोलिटिकल क्लीवेज होता है। तो क्या बनेगा, BH4 माइनस, और ये क्या बना था, BH2 प्लस। 2 NH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच कर दो तो ये अपने पास बन जाएगा स्लोली हीटिंग के बाद। इसको क्या बोला गया है, X। तो X तो ये हो गया और Y हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन। स्टेटमेंट आप देखिए, X इज आयनिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट इज सेम। टोटल बोरोन से 4 एटम कनेक्टेड हैं या 4 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे भी बोरोन के 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लॉन पेयर, 4 प्लस 0 4 प्लस 0 sp3 है, sp3 है, आयनिक प्रोडक्ट है। कैटायनिक एनायनिक में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो पहला तो करेक्ट आ गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड में आ जाइए। X इज आयनिक इन नेचर और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन ऑन इन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट आर डिफरेंट, बिल्कुल गलत है। हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों में सेम है बोरोन का, कैटायनिक पार्ट हो चाहे एनायनिक पार्ट हो।
वाई इज कोवलेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरोन ऑफ ऑल बोरोन इज सेम। बिल्कुल सही बात है। इनऑर्गेनिक बेंजीन में कहीं कोई कैटायन एनायन प्रेजेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक बेंजीन की शक्ल में बना देता हूं और उससे आपको पता चलेगा कि कोवलेंट मॉलिक्यूल है और इस कोवलेंट मॉलिक्यूल में बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है सभी बोरोन एटम्स का। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन अगेन नाइट्रोजन, हर किसी नाइट्रोजन पे और बोरोन पे एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। आप चाहे तो ये भी बता सकते हो या चाहे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। किस तरीके से नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आएगा, अल्टीमेटली टोटल फॉर्मल चार्ज कंप्लीट मॉलिक्यूल पे जीरो ही होगा। तो 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना है अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तुम हाइब्रिडाइजेशन क्या बता सकते हो, जैसे नाइट्रोजन का भी बता देते हैं। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया sp3 बिल्कुल गलत है। ये लॉन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता, प्योर p ऑर्बिटल में होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोकलाइज्ड लॉन पेयर, अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2। बोरोन का देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर sp2। सभी बोरोन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ अपने पास क्या है, Y इज आयोनिक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ B इज सेम इन कैटाइनिक एंड एनायनिक पार्ट। तो फोर्थ अपने पास मतलब कि Y आयनिक है तो गलत है, Y तो अपने पास कोवलेंट है। फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब आ जाओ अगले पे। अगला क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंसेप्ट से है, रेडॉक्स बैलेंसिंग पे बेसिकली। तो यार ये तो सब हर कोई कर सकता है। रेडॉक्स बैलेंसिंग करने के बाद इस मॉलिक्यूल का इस रिएक्शन का सिंपलेस्ट इक्वेशन आपको लिखना है और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं स्पीशीज के सामने, हर किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम करके बताना है क्या आंसर अपने पास आ सकता है। रिएक्शन क्या है, प्लैटिनम का रिएक्शन एक्वा रेजिया HNO3 प्लस HCl से करवाया। प्लैटिनम बहुत ही इनर्ट मेटल है, किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक्वा रेजिया HNO3 प्लस HCl का ये जो मिक्सचर होता है ये प्लैटिनम को भी सॉल्युबल या प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। क्या बनेगा, H2PtCl6 प्लस NO प्लस H2। चलो ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में लिख देता हूं। प्लैटिनम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, HNO3। हाइड्रोजन का कुछ होगा नहीं, ऑक्सीजन का कुछ होगा नहीं, तो बेसिकली स्पेक्टेटर आयन हटाओ, केवल जिन आयन्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है उन्हीं को आप लिखो, है नो। यहाँ Pt से कहाँ जा रहे हैं, Pt ये कितना हो गया अपने पास, PtCl6 2 प्लस H प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस, और चाहे तो अपन इसको सिंपली ये लिख दें Pt4 प्लस, लेकिन ऐसा करते हैं कि Cl6 माइनस के साथ ही बैलेंस कर लेते हैं। बताओ पहले आप अदर एटम्स को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, तो अदर एटम्स तो यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, और ये 6Cl माइनस ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो तो ये कितना आ जाएगा 2H2O, यहाँ पे आ जाएगा 4H प्लस। ठीक है, आगे बढ़ो। न्यूट्रल एटम्स बैलेंस हो गए, अब अपन को चार्ज बैलेंस करना है, तो न्यूट्रल 0 चार्ज 3 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इधर 6 माइनस चार्ज है, इधर 2 माइनस चार्ज है, तो 4 माइनस हो गया, यहाँ पे 4 माइनस और ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 16H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, प्लस 4NO3 माइनस 4NO प्लस 8H2O, यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 18Cl माइनस प्लस 3Pt और 3PtCl6 माइनस। अब इनको कंबाइन कर दो, H प्लस और Cl से मिलके क्या बन जाएगा HCl। उसी टर्म में आपको लिखना है जिस टर्म में आपको रिएक्शन में स्पीशीज दे रखी है, तो HCl दे रखा है, ना H प्लस है ना Cl माइनस है, ये HNO3 है तो 4HNO3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद यहाँ पे 2 Cl माइनस एक्स्ट्रा है, वो 2 Cl माइनस वहाँ पे अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। और यहाँ पे 4H प्लस जबरदस्ती से ऐड कर दिए, वो 4H प्लस भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो कितना हो गया ये अपने पास प्लस 3Pt
4NO प्लस 8H2O, H2PtCl6 3, तो 6H प्लस यहाँ पे एडजस्ट हो गए, सॉरी 18HCl करना पड़ेगा, 2H प्लस कम है, 2H प्लस सॉरी 4H प्लस और कम है, टोटल 6H प्लस कम थे, 6H प्लस यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 6H प्लस मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, वो 6H प्लस से ये 18HCl बन जाएगा और ये 4HNO3 बन जाएगा, सब बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 3 है 4 है 8 है 4 है 18 है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं जा सकता, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप सम करो, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 18 कितना हो गया 40, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर आप कैलकुलेशन में फंस गए तो इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं आ सकता। ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, आप अपने पास जो पेपर है उसमें अच्छे से पढ़ना। दो सॉलिड है डिफरेंट कंटेनर में प्रेजेंट है, सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ये कंटेनर ए मान लेते हैं, ये कंटेनर बी मान लेते हैं और इनमें जो सॉलिड प्रेजेंट है उसको ए और बी बोल देता हूं मैं। सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर है, तो बेसिकली ये डिसोशिएट होके क्या बनाता है, डी गैस प्लस सी गैस, और ये डिसोशिएट होके बनाता है ई गैस प्लस एफ गैस। यहां पे प्रेशर टोटल बन जाता है 4 atm, यहां पे प्रेशर टोटल बन जाता है 5 atm। अलग अलग कंटेनर है, इन कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और ये कंडीशन आपको दे रखी है। इसके बाद आगे की कंडीशन हम पढ़ें उसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए सॉलिड से आपके पास बेसिकली गैसियस कंपोनेंट आ रहे हैं, तो इसके कुछ मोल डिसोशिएट होंगे, तो इसके कुछ मोल जनरेट होंगे। जितना भी मोल जनरेट होंगे उसके रेस्पेक्ट में आपको प्रेशर पे डील करना है। तो लेट अस से कि इसका प्रेशर कितना जनरेट होगा x, तो इसका भी कितना जनरेट होगा x, दोनों के 1 मोल ही बन रहे हैं। इसका y जनरेट होगा, इसका y जनरेट होगा, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है अभी। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 atm। तो यहां से kp कितना आ जाएगा अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस रेस टू पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस रेस टू पावर 1। केपी की वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर को नहीं चेंज करने पर केपी क्या होता है, फिक्स होता है। केवल टेम्परेचर को चेंज करने से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है, बाकी किसी भी फैक्टर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए केपी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने केपी निकाल लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू पावर 1, दोनों का प्रेशर कितना है 2 रेस टू पावर 1, कितना आ गया 4। y प्लस वाई, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2.5। इसका kp अपने पास कितना आ जाएगा 2.5 रेस टू पावर 1, 2.5 रेस टू पावर 1, 2.5 यहाँ पे क्या पार्शियल प्रेशर है, तो ये आ गया 6.25। अब आगे रिएक्शन में देखो आप क्या किया, इन्होंने एक्सिस ऑफ सॉलिड ए और बी को लिया और एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया और थर्ड कंटेनर में दोनों को एक साथ में रख दिया। इस कंटेनर का वॉल्यूम बेसिकली इन्होंने डबल कर दिया, प्रेशर आपको निकालना है और टेम्परेचर सेम मेंटेन किया है। टेम्परेचर सेम है तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही होगी। अब ये कंटेनर बड़ा कर दिया, तो कंटेनर बड़ा करने से क्या होगा, ए भी डिसोशिएट होगा, बी भी डिसोशिएट होगा, गैसेस वापस से वही बनेगा डी गैस और सी गैस, यहाँ पे क्या बनेगा ई गैस और एफ गैस। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि फाइनली इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकली आप सोचो। बताइए जब इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे इसके अंदर वॉल्यूम कुछ भी हो, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, लेकिन टेम्परेचर सेम मेंटेन किया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपने निकाल दिया 4 और 6.25। तो लेट अस से कि इसमें से कुछ मोल डिसोशिएट हुए, उन मोल की वजह से कुछ प्रेशर जनरेट हुआ, इसका प्रेशर जनरेट हो गया x डैश, इसका हो गया x डैश। तो अपने पास इसका kp कितना आ जाएगा x डैश रेस टू पावर 1, x डैश रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू 4, x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 atm। तो इसका भी 2 atm और इसका भी 2 atm जनरेट हो गया। चाहे वॉल्यूम आपने डबल कर दिया, लेकिन जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है वो वापस से सेम जनरेट हुआ है, क्योंकि kp की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। तो बेसिकली अगर प्रेशर सेम जनरेट हुआ है, वॉल्यूम आपने डबल कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ मोल जो डिसोशिएट हुए होंगे वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर सेम ही जनरेट होना चाहिए kp की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली इसका क्या जनरेट कर देते हैं y डैश, तो y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25, तो y डैश कितना आ गया 2.5।
तो अगेन वापस से टोटल प्रेशर कितना आएगा, डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ का प्रेशर 2 + 2 + 2.5 + 2.5 कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 एटीएम प्रेशर ही जनरेट होगा। चाहे यहाँ पे इसके मोल कम डिसोशिएट हो, ज़्यादा डिसोशिएट हो, वॉल्यूम क्योंकि आपने चेंज किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी और इसी के हिसाब से वापस से प्रेशर जनरेट होगा, तो प्रेशर एकदम इक्वल ही जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करना है और फाइनली व्हाइट भी करना है। व्हाइट अगर करना है मतलब कि ब्लीचिंग एक्शन रिक्वायर्ड है, ब्लीचिंग एक्शन रिक्वायर्ड है मतलब कि रेड लिटमस को ब्लू करना है। तो ये अपने पास हो गया बेस, तो सिंपल बेस नहीं चाहिए, यहाँ पे बेसिकली पेरोक्साइड लिंक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए जिनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पे पेरोक्साइड बन जाए। तो ये अपने पास क्या दे रखा है, Li2O, KO3, RbO2, CS2O2, BeO, MgO, BaO2, SrO। तो ये तो अपने पास ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेरिलियम का, ये ऑक्साइड है। तो कौन बच गया, ओजोनाइड। यहां पे क्या है, Rb+O2- सुपर ऑक्साइड। यहां क्या प्रेजेंट है, CS+1, तो CS+2 हो गया, तो O2 ये हो गया पेरोक्साइड, और Ba2+ तो O2 ही है ये, तो ये भी क्या है, पेरोक्साइड। इनके अलावा बाकी या तो सिंपल ऑक्साइड है, तो सिंपल ऑक्साइड से क्या बनेगा, बेस बनेगा। बेस अपने पास क्या कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू में तो चेंज कर सकता है लेकिन ब्लू को फाइनली व्हाइट नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली कोई पेरोक्साइड या नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। पेरोक्साइड बनाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स बेसिकली ज़्यादा होने चाहिए, या तो पेरोक्साइड बनाने के लिए सुपर ऑक्साइड होना चाहिए, या पेरोक्साइड होना चाहिए, या ओजोनाइड होना चाहिए। इन्हीं सभी कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है। तो ये हो गया ओजोनाइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड और पेरोक्साइड, टोटल कितना हो गया, 4। यही केवल क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू को फाइनली व्हाइट कर सकते हैं, ब्लीचिंग एक्शन शो कर सकते हैं। अगला अपने पास आ गया कायरल, आपको बताना है, और सारे स्पेशल स्ट्रक्चर दे रखे हैं। जैसा कि स्पेशल स्ट्रक्चर में आपके पास क्या आता है, एक तो आता है अपने पास एलिन्स आता है, बाइफिनाइल आता है, स्पाइरो आता है, स्पाइरो और एलिन का मिक्स आता है। इन सब में आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बेसिकली आपको इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या थ्योरी है वही पता है। पहली बात तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग्स होना चाहिए, या इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, या फिर बाइफिनाइल होना चाहिए, ठीक है, या फिर स्पाइरो और इसको मिक्स करेंगे तो भी वही ज्योमेट्री आती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इस केस में पीओएस नहीं होता है, सीओएस नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहाँ विदाउट कायरल कार्बन ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्थो पोजिशंस पे 2 बल्की ग्रुप होने चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। टर्मिनल कार्बन एटम्स पे 2 ग्रुप होने चाहिए, इधर भी दोनों डिफरेंट, इधर भी दोनों डिफरेंट। टर्मिनल कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप, दोनों साइड डिफरेंट होने चाहिए। तो ये केसेस हैं जहां पर पीओएस और सीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल मॉलिक्यूल आने वाला है। तो पहला केस आप देखो तो पहले केस में बाइफिनाइल है, NO2Cl, NO2Cl दोनों डिफरेंट है, पहला आंसर है। सेकंड आप देखो तो एलिन्स का केस है, HI दोनों डिफरेंट है, आंसर है। अगला देखो तो स्पाइरो और बाइफिनाइल, स्पाइरो और एलिन्स का मिक्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दोनों डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये अपने पास थोड़ा स्पाइरो का सही केस है ये, इसमें तो आपको देखना पड़ेगा और ये बहुत इजीली नजर आएगा। अगेन ये स्पाइरो का ही क्वेश्चन एक तरीके से। तो ये अपने पास अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट है तो ये कहाँ होगा, वर्टिकल प्लेन में। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। और अगर आप इसको इसी प्लेन के अबाउट कट करो तो ये जो रिंग है ये तो कंप्लीटली हाफ और हाफ कट कर जाएगी। तो ये अपने पास अगर ऐसे है तो ये कैसे है, इस तरीके से।
इसको अगर ऐसे कट करोगे तो इस प्लेनर स्ट्रक्चर को कट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तो एग्जैक्टली हाफ ऊपर चला जाएगा, हाफ नीचे चला जाएगा, और ऐसे कट करते हुए आएंगे तो ये एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा। इधर दोनों ग्रुप सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। अगला अपने पास क्या है, स्पाइरो में ये कनेक्ट कर दिया है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, एकदम सेम है। जैसे कि मान लो एक रिंग है, इसका प्लेन अगर ये है तो इसका प्लेन कौन सा होगा, वर्टिकल। वर्टिकल वाले को आप ऐसे सैंडविच कट की तरह कट कर सकते हो, तो हाफ पार्ट ऊपर जाएगा, हाफ पार्ट नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ऐसे कट करता हुआ आएगा तो इधर कौन सा एटम चला गया, ऑक्सीजन, इधर कौन सा एटम जाएगा, कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई पीओएस सीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो पांचवा भी होगा। सिमिलरली अगला केस अपने पास किसका है, इसी का केस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अगेन हॉरिजॉन्टल। प्लेनर में नहीं प्रेजेंट होता है बेटा, प्लेनर ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आएगा। 7th में आ जाते हैं, 7th में तो आंसर आ ही जाएगा आपका, ये CH3, यहां पे ब्रोमो। अब आप इसमें देखिए इसको किस तरीके से कट कर सकते हैं, क्या पीओएस प्रेजेंट है क्या। अगर ऐसे कट करेंगे तो चलो ब्रोमीन तो सब कट गया, इधर CH3, इधर CH3 नहीं है, पीओएस नहीं है। ऐसे कट करोगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 नहीं है, अगेन पीओएस नहीं है। ऐसे कट करोगे, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, पीओएस कहीं पे भी नहीं है, COS भी यहाँ पे नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 7th वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल मॉलिक्यूल बन गया। अभी तक कितने कायरल है, 1 2 3 4 5 और 2 अकायरल थे। और लास्ट वाला आगे अपने पास एक फिशर प्रोजेक्शन बना के दे रखा है, और मुझे ये पहले से ही लग रहा है कि ये अकायरल, पीओएस यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप इसको सही तरीके से चेक नहीं कर पाओगे। HCl-CH3, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि सर पीओएस नहीं है यहाँ पर, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पीओएस है। थोड़ा सही से करो इसको, ट्रू फिशर बनाओ पहले एक बार। ट्रू फिशर बनाने के लिए नंबरिंग कहाँ होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। नंबरिंग होने के लिए कार्बन एटम्स बेसिकली यहीं पे आने चाहिए। तो ये एक वैलेंसी मैंने फिक्स कर दिया, बाकी 3 वैलेंसी को अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट भी कर दो तो जो मॉलिक्यूल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। इसी क्वेश्चन में हम आंसर बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जो देखने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सुविधा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये Cl, अब यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें हम नहीं देख पा रहे थे तो हमने मॉलिक्यूल को थोड़ा इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया, और अब इसमें देखा तो पीओएस प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल। तो टोटल अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बताना है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमर का क्वेश्चन है, बहुत इजीली बता पाओगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने के लिए दिक्कत कहाँ होती है, जहां पे सारे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड में बहुत ज्यादा वेरिएशंस पॉसिबल हैं। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, पोजीशंस फिक्स हो जाती है। बाइडेंटेड लिगेंड को 90 डिग्री के एंगल पे ही अटैच करना होता है, तो बाकी पोजीशंस बहुत ही कम खाली होती हैं। COEN OX H2O NH3, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है इसका, 4 मत बोल देना कि 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है। मोनोडेंटेड ऑक्सलेटो बाइडेंटेड, और EN इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड। नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सलेट में ऑक्सीजन डोनर है, तो इसको क्या लिखेंगे, AA। इसको क्या लिख सकते हैं, BB। इसको लिख देते हैं C, इसको लिख देते हैं D। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने बना दिया। COD या तो ऑपोजिट साइड हो सकते हैं या COD सेम साइड हो सकते हैं, तो COD ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पे AA और BB को आपको रखना पड़ेगा, ये AA और BB। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आ रही है क्या, बिल्कुल कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा अगर आप इसको एक्सचेंज करोगे कि ऊपर ये B ले जाओ, नीचे ये B ले जाओ, तो यहाँ से कोई और दूसरी ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये तो बेसिकली एक ही होगा। अब या तो COD को हम सेम साइड रख देते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे, तो इन दोनों पोजीशंस पे AA और BB को एडजस्ट करना है, तो ये AA और BB। एक अपने पास और कैसे हो सकता है, CD, AA इधर ले आओ, BB इधर ले आओ, चेंज होगा या नहीं होगा अभी चेक करेंगे। यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये AA ऊपर है इस तरीके से, तो C के ऑपोजिट में, इस प्लेन में A नहीं है, C के ऑपोजिट में B है, यहाँ C के ऑपोजिट में A है, मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज डिफरेंट हैं।
तो टोटल यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ सकते हैं? 3 ऑप्टिकल आइसोमर या टोटल आइसोमर आपसे नहीं पूछा है। अगर टोटल आइसोमर पूछा होता तो क्या करना होता, इसके और इसके तीनों के लिए आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता उसको 1 काउंट करते, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता उसको 2 काउंट करते, और इस तरीके से टोटल आइसोमर भी हम बता सकते थे। फिलहाल आपसे केवल ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज पूछी हैं, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 3। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फाइनल पार्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस पार्ट से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर HX, 0.1 मोलर HX वीक मोनोप्रोटिक एसिड। इसका मतलब ये जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन आपने बनाया, तो सॉल्यूशन में ये डिसोशिएट होगा। डिसोशिएट होने के बाद क्या बनाएगा, H+ और X-। तो H+ की जो मोलैरिटी है 0.1 मोलर और X- की जो मोलैरिटी है 0.1 मोलर, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस की प्रेजेंस कम होगी, वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की कुछ बात होगी। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अगर मान लो कि 50% है, तो ये बेसिकली केवल 50% ही डिसोशिएट हो सकता है। जितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा वहीं से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ सकता है। अब इसमें आपको क्या बता रखा है, ध्यान से देखना। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मतलब कि कप्पा आपको दे रखा है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को बनाना है। कंडक्टिविटी दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, H+ का, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है X- का। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में इनफाइनाइट वाटर हो जाए तो वहां पे बेसिकली इसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय पे जो आयंस की कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से आप क्या बता सकते हो, आयंस की मोलर कंडक्टिविटी से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हो लिमिटिंग सिचुएशन में। तो H+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, X- का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, क्या बता सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HX। कंडक्टिविटी आपको दे रखा है तो यहां से क्या बता सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, लिमिटिंग के लिए नहीं। लिमिटिंग के लिए आपने पता कर लिया, इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका पता चल गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद हम क्या बता सकते हैं, इस पर्टिकुलर एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बता सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का क्या बोलेंगे, के अगर आ गया तो पीके बता देंगे। अल्फा आ गया आपके पास, अल्फा के बाद आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने निकाल लिया, के बताना बेसिकली। तो HX है, एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, H+ एक्वस आयन और X-। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू वैसे गिवन है, अज्यूम कर लिया मैंने C में से कितना डिसोशिएट होगा, C अल्फा, सब कुछ आपको पता है। आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, K का वैल्यू अगर आ गया तो उसके बाद क्या निकाल लोगे, PK का वैल्यू। और यही वैल्यू आपसे पूछा है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली कंप्लीट पेपर 2 आपने डिस्कस कर लिया। पेपर बहुत ही आसान था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रो के क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे थे, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन स्कोरिंग थे, तो स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए।